ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के। हम बता रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों की बात कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 6 एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताए थे। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बाबूलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे संपादक सुशील शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। बाबूलाल जी, अब तक तो आपके पास सारे जो एजेंसी है उनका लगभग पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 80-85% आपके पास रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप इस एग्जिट पोल को किस रूप में देखते हैं? क्या एग्जैक्ट मानते हैं या इसमें किंतु परंतु लगाते हैं? देखिए, एग्जिट पोल के जो है कई बार अजीब से परिणाम आते हैं। पिछली बार जब हमने यहाँ पर देखा विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार लगभग सभी एग्जिट पोल बना रहे थे जी, लेकिन अप्रत्याशित रिजल्ट जी। तो कहीं कहीं पे एग्जिट पोल पर अविश्वास भी होता है, और विश्वास भी इस रूप में होता है कि मेहनत एग्जिट पोल वाले करते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो आंकड़ा सही बैठता है जी। इस पूरे आंकड़े में मैं देख रहा हूँ, जितने भी अभी तक मेरे सामने आए हैं जी, मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफा जो है सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। एक आध किसी ने मजबूत विपक्ष की बात भी कही है, 152 सीटें दी है विपक्ष को, एक मजबूती पैदा करने का प्रयास किया है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है वो मोदी सेक्टर काम कर रहा है, ऐसा एग्जिट पोल में सामने आ रहा है कि जो रैलियां, जितनी रिकॉर्ड रैलियां मोदी जी ने की है, उसका परिणाम जो है वो सकारात्मक आ रहा है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। और जहां तक इस पूरे राष्ट्रीय माहौल के अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो मुझे छत्तीसगढ़ में बदला हुआ स्थिति दिख रही है। नए नए फैसले कई जगहों पे होते हुए दिख रहे हैं। 4 सीटों पर उम्मीदें जो है कांग्रेस की बढ़ी हुई है। 7 सीटें तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसको हम भी मान रहे हैं, लेकिन 4 सीटों पे उम्मीदें जो है वो कांग्रेस ने पाली है और उसमें बहुत मेहनत की है। तो 2 सीट तो उनके पास थी, 2 सीट उनको और गेन होगी, ऐसा उनका अनुमान है। और हमें भी लगता है कि कुछ तो भी ऐसा एकदम से एक तरफा नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेन जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन ये अनुमान यह है कि कुछ नए नए परिणाम जो है यहाँ पर देखने में आ सकते हैं। राष्ट्र का जहां तक माहौल है, निश्चित रूप से राष्ट्र के माहौल में एग्जिट पोल के आधार पर जो है स्थितियां यही बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। और ये स्थिति जो है निश्चित रूप से जो है वो माहौल जो बना हुआ था उसका परिणाम है। और जिस तरीके से हर चरण में, पहले चरण में जैसे ही समझ में आया, हाँ, उसके बाद हर चरण में आप देखिए मुद्दे बदलते गए हैं, मुद्दे की ताकत बदलती गई है, शब्दों की ताकत बदलती गई, शब्द बदलते गए हैं और अजीबोगरीब शब्द आने लगे हैं। और भारत की जनता की अपनी भाषा में प्रधानमंत्री ने भाषण दिए हैं, उसका प्रभाव जो है जनता पर पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है जी। चलो विनोद जी हमारे साथ है, विनोद शर्मा ग्वालियर से। विनोद, मेरी आवाज आ रही है? जी विनोद जी, आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चतुर्वेदी जी भी हैं। हम आपसे थोड़ा सा, जो अभी बताया जा रहा है कि 1 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, मतलब गेन ही करेगी जो एग्जिट पोल में है, तो क्या आपकी ये 3 सीटों में एक आध सीट, क्या आपको लगता है, चतुर्वेदी से पूछे, कि इसमें चंबल ग्वालियर की भी कोई सीट है जो इस तरह से फंसी हुई हो, जहां कांटे का संघर्ष हो? बिल्कुल। देखिए विपिन जी, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकती है, तो सीट है। विनोद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। चर्चाओं में जैसा आ रहा है उसके हिसाब से, मतलब विनोद जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। स्थानीय उम्मीदवार को कहीं भी मतलब हाईलाइट न करते हुए केंद्र सरकार की योजना है, मोदी जी का नाम आता है। विनोद जी आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ हमारे स्वराज एक्सप्रेस के संपादक सुशील शर्मा जी हैं। सुशील जी, क्या लगता है, एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, अब आपके पास सारे आंकड़े आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको कि क्या ये सही है
अगर देखा जाए 2014 में कहीं ना कहीं 282 सीटें दी गई थी, 303 2019 की में दी गई थी। 2014 में जो 5-6 एजेंसियों के आंकड़े हैं, लगभग 4-6-10 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं, बराबर था। 2019 में जरूर काफी अंतर था, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं एजेंसियां जिन्होंने 300 प्लस दी थी बीजेपी एनडीए गठबंधन को। देखिए, मुझे लगता है कि हम मोदी ये तीसरे चुनाव है मोदी के नेतृत्व में, तो इसका मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हर चुनाव को अलग दृष्टि से देखना होगा। जब 2014 का चुनाव था तब जो है मोदी एज ए पीएम कैंडिडेट घोषित हुए थे और एक कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे थे, तो उसके कारण वो सत्ता में आए थे। 2019 का चुनाव वास्तव में मोदी जी का चुनाव था जिसमें वो पीएम रहते हुए जीते थे। लेकिन इस चुनाव में जो बड़े मुद्दे थे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 हो या राष्ट्रवाद हो, वैसी जो आप मतदाता का जो नजरिया है वोटिंग परसेंट में नजर नहीं आया। जिस तरीके की निरस्ता मतदाता में थी, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो ये वाला चुनाव है, ये एग्जिट पोल भले आ रहा हो पर ये एग्जिट तो नहीं निकलने वाले, परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं। क्योंकि हमको ये समझना होगा कि जो कम वोटिंग हुआ है वो वास्तव में वोटिंग कम हुआ किसका है? क्या कांग्रेस का वोटर नीरस चुनाव के कारण दूर था? कांग्रेस के नेतृत्व या इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ मतदाता में उहापोह थी, या बीजेपी का मतदाता बहुत ज्यादा निश्चिंत होकर बैठ गया था कि सरकार तो मोदी जी की बन गई, जैसा कि परसेप्शन बनाया गया था कि अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार कहीं वो उसमें तो मतदाता उलझ के नहीं रह गया, इस कारण वोटिंग नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो है। दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बात यही, देखिए 2019 के चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और वहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। उसमें चाहे एमपी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, लेकिन इस बार स्थितियां पलटी हुई हैं। इस बार इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है और इन राज्यों के अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीटें लूज करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है बीजेपी के लिए मतलब एग्जिट पोल माइनस फैक्टर दिखा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार वहां बीजेपी को प्लस हुआ था, अब बीजेपी की जहां है वहां कांग्रेस प्लस हो सकती है। नहीं, ये केवल मैं हिंदी भाषी में इस रीजन की बात कर रहा हूं। देखिए बाकी दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी जीती है और उत्तराखंड में जो है 5 सीटें बीजेपी जीती भी। तो ये, लेकिन यहां पर जो फैक्टर है ये समझना, क्योंकि एग्जिट पोल बता रहा है कि एमपी में भी आप 1 से 3 लूज कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि 2 सीट 5 सीट तक वो लेके जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी जो है जैसा अभी बाबूलाल शर्मा जी ने बताया। तो ये इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के जो पिछले वो थे वो सब बदले गए हैं। तो क्या ये उसका इंपैक्ट है या फिर कोई बात कुछ और है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर क्लीन स्वीप करती है तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी और मोदी का ऑरा जबरदस्त अभी भी बना हुआ है। हालांकि एग्जिट पोल ये जरूर बता रहा है कि सरकार मोदी जी की बन रही है और 300 प्लस भी जा सकते हैं। तो ये तो 4 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, बल्कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको आकलन करना होगा। महाराष्ट्र, जहां पर आप शिवसेना से अलग होके शिवसेना दूसरे शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और यूपी। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो इस चुनाव परिणाम में बीजेपी का रथ कहां जाकर रुकेगा, ये उस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ निशांत चौरसिया बनारस से, गंगा घाट से जुड़े हुए हैं। निशांत, मेरी आवाज आ रही? जी सर। जी, बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है, धार्मिक वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे में राजनीतिक वातावरण वहां क्या दिख रहा है? देखिए ये बड़ा ऐतिहासिक सीट है और इस इतिहास को थोड़ा और लंबी लकीर कर दी है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ करके यहां की दिशा दशा सब कुछ बदल गई है। और हम इस समय मौजूदा 80 घाट पे मौजूद है और एक छोटी सी 2 सेकंड की मैं वो तस्वीर भी दिखा दूंगा कि ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है। यहाँ पे गंगा आरती चल रहा है, जहाँ पे देश और दुनिया के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस जो ऐतिहासिक क्षण है, इस जो धार्मिक क्षण है, इसका दीदार करने के लिए, इस एक पल का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से 2 नेता भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं 80 घाट से। बिल्कुल, आप सवाल करिए उनसे, सवाल करिए आप एग्जिट पोल के लेके। एग्जिट पोल के लेके आप कांग्रेस और भाजपा दोनों सवाल करिए। कांग्रेस से पूछिए कि देखिए फिर से आपकी सरकार नहीं बन रही एग्जिट पोल में।
बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर नेशनल बात करें, देश की बात करें, एक बार और सरकार बनते हुए एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। और इवन इस बार जो एग्जिट पोल आया है, अलग अलग एजेंसियां की हैं, अलग अलग संस्थाएं की हैं, किसी में भी नहीं आ रहा है, लेकिन दावे तो फेल हो गए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 295 का आंकड़ा गिनाया। अब कहां से उम्मीद है? अब तो ईवीएम में कैद हो गया है। देखिए, इस बार जो आपको लग रहा है एक अप्रत्याशित रिजल्ट है। जिस तरह से इन लोगों ने एक माहौल बनाया था 400 पार वगैरह, अब सच्चाई आने जा रही है चारों तरफ से। इवन जो कि आपका सबसे बड़ा प्रदेश होता था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां से भी हम लोग बहुत ज्यादा सीट जीत के आ रहे हैं। बिहार वगैरह तो है ही है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये था, इन सब जगहों से भी हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन ढेर सारी सीटें जीत के आ रहा है। अभी एग्जिट पोल पे भी आपको विश्वास नहीं है? देखिए, एग्जिट पोल तो अभी तक आपको मालूम है मैक्सिमम चैनल जो है बीजेपी के पक्ष में, गोदी मीडिया वाला जो चक्कर चल रहा है। लेकिन अब जो इस बार का एग्जिट पोल है सब पलट जाएगा और इस बार सच में आप देखिए क्या होता है। अरे निशान जी, जरा एक सवाल हमारा है इनसे। निशान जी, एक सवाल मेरा है, सवाल उनसे ये है, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान में बम्पर जीत रहे हैं और गोदी मीडिया, हम लोगों पे भी आरोप लग गया कि हम लोग गोदी मीडिया हैं। अरे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से छोड़िए, खड़गे जी मीडिया, राहुल मीडिया, ये एग्जिट पोल इस बार ये बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अगर मैक्सिमम मान लिया जाए तो 2 सीट मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अधिकतम मान लिया जाए तो 3 से 5 सीट राजस्थान में, तो क्या ये 8 सीट बढ़ा करके बंगाल में घट रही है ममता बनर्जी और कांग्रेस? तो इनसे पूछिए कि भाई 273, 400 पार का नारा छोड़ दीजिए, 273 सीट आ गई तो सरकार तो बन गई एनडीए की। जरा पूछे इनसे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आप जिस स्टेट का नाम ले रहे हैं, आप मध्य प्रदेश, एग्जिट पोल में 5-6 सीटें आ रही हैं। राजस्थान, वहां पे एग्जिट पोल में 2-3 सीटें आ रही हैं, 7-8 सीटें हो गई। बंगाल में आप लगातार ड्रॉप डाउन जा रहे हैं। डाउन ड्रॉप के बाद वहां पे अगर देखा जाए तो जो बंगाल में तो कांग्रेस तो बहुत ज्यादा लड़ाई में रही नहीं। वहां पे जिस तरीके से टीएमसी ने वहां पे लड़ाई लड़ रही थी, वो भी ड्रॉप डाउन जा रही है। फिर कहां से सरकार बनाएंगे? ये सीटें लाएंगे कहां से? देखिए, साउथ से तो सीटें हम लोग को बल्क में आ ही रही हैं, लेकिन इन जगहों पे जो हम लोग 4 सीट 2 सीट पा रहे थे, यहाँ से अगर 10-10, 15-15 सीट भी हमारी बढ़ गई तो हम सरकार बनाने की बढ़ गई। अब तो ईवीएम में कैद हो गई, अब तो कुछ बदल नहीं सकते हैं। ईवीएम में ये अब कयास का दौर खत्म हो गया, अब तो हकीकत की बात करनी पड़ेगी। हकीकत 4 तारीख से आएगा। अभी भी उन लोग कयास ही लगा रहे हैं, कोई बदलाव नहीं होगा ना। कौन? अब तो सच्चाई और सच्चाई बताइए, वास्तव में कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे और सुधार की जरूरत है, समीक्षा तो होनी चाहिए। अभी चूक, अभी कहना आपकी जल्दबाजी होगी। जो 4 तारीख का रिजल्ट है उसके बाद अगर आप ये बात कहेंगे चूक हो गई या कुछ हो गई। अच्छा, आपने गोदी मीडिया कह दिया, मोदी मीडिया कह दिया, ठीक है, आरोप लगा दिया। अगर ये जो एग्जिट पोल आ रहा है वो सही निकल गया, फिर क्या है आप चैनल पे जाके कहेंगे नहीं मोदी तो मोदी के अलावा चैनल निष्पक्षता से दिखाए। जो सीटें जीत रही है, मान लीजिए जो ये बनारस मार्जिन की लड़ाई रही है, अब इसको कह दीजिए कि नहीं गोदी मीडिया बनारस को प्रधानमंत्री मोदी को जितवा रहा है। अब मैनपुरी में सभी लोगों ने दिखाया कि मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है गठबंधन से। अब उसको दिखाने पे कहे कि ये तो गोदी मीडिया से इतर राहुल की मीडिया हो गई। जो सीटें हकीकत है उस सीटों निशान जी सवाल संक्षेप में रखिए। निशान जी विश्लेषण मत करिए, सवाल संक्षेप में रखिए। खुद खतरे में है। शहर को छोड़िए, गांव में 75% वोट इंडिया गठबंधन को गया है। आप थोड़ा अगर ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, आपको पता चलेगा। सर्वे करोड़ों लोगों पे होता है। चलिए, आपके साथ भाजपा के लिए है। भाजपा के है। अभी मैं सहारा के नीचे खड़ा था, वहाँ चैनल वाले आगे बोला कि भैया 25% वोट अगर भाजपा मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी संतोष सिंह जी भी है, इनसे बात करेंगे। सर, एग्जिट पोल पे तो आप लोग की बम, लेकिन 400 भी पार, 400 का जो नारा लगाए थे, इन्होंने भी कहा कि 400 का नारा, वहां तक तो कुछ ऐसा नहीं रहा। मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कोई भी नारा लगा देते आप लोग। मनोवैज्ञानिक बढ़त के लिए कोई नारा नहीं लगता है। इस समय जो पूरे देश की स्थिति आप देख रहे हैं, हर जगह भाजपा की सरकार ही बनती हुई दिखाई दे रही है इस हिंदुस्तान में। और जहां तक काशी में अंतिम दौर में जो मतदान हुआ, हम लोग मौजूद रहे हैं यहाँ। काशी की बात ही नहीं कर रहे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात। आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप पूरे देश की बात कर लें, निश्चित तौर पे भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है और बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रास्ते बड़ी कठिन थे।
नहीं, रास्ते तो कठिन होते ही हैं। यही तो चूक थी कि रास्ते इतने कठिन हो गए। देखिए, रास्ते कठिन होते हैं। निशान जी, जरा एक सवाल, उनसे रायबरेली हमें में कोई एग्जिट फर्क पोल नहीं के अनुसार राहुल गांधी जीत रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी फिर से जीत रहे हैं। मैंने अमेठी से वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन रायबरेली जीत रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी से हारे राहुल गांधी और फिर इस बार जो है रायबरेली से हरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को। ये भी सर्वे में आया कि वो बड़ी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सर्वे पे हमारा दिमाग नहीं जाता है, सर्वे क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हम उस पे बिल्कुल, मैं किसी सर्वे को नहीं मानता। राहुल गांधी को भी हरा रहे हैं आप लोग। ऐसा है 100% राहुल गांधी हार रहे हैं। आपको सर्वे से इधर कितनी सीटें लग रही है उत्तर प्रदेश में? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ मैक्सिमम सीटें जो हैं भाजपा को ही मिलने वाली है। मैक्सिमम में निशान जी जरा पूछे, निशान जी जरा पूछे, मैक्सिमम में 80 से 81 भी हो जाएंगी क्या? 81 सीट भी जीत लेंगे क्या? जी बिल्कुल। मैक्सिमम कितनी सीटें, कुछ तो आपका पार्टी का अनएक्सपेक्टेड रहा होगा कि कितना आप लोग काम कर रहे हैं, किन सीटों पे जीत। हमारे हिसाब से 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश के भाजपा के झोली में आ रही है। अब तो हकीकत बात करिए, चुनाव हो गया, मतदान खत्म हो गई, गिनती शुरू होने वाली है 2 दिन में। अभी सर देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि 80 की 80 सीटें, जो नारा इनका चुनावी दौर में था वही नारा अब एग्जिट पोल के दौर के बाद भी है आपका। आप दोनों लोग कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। आप भी सरकार बना रहे हैं। आपका तो माइंड, एग्जिट पोल का जो माइंड है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ जा रहा है। उसके बावजूद वो सीटें भी हराने का दावा कर रहे हैं जिन सीटों पे इस एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी सरीके पार्टी को जिताया जा रहा है। जी सर। जी सर, बिल्कुल निशान जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा हुआ कि उन्होंने 81 सीट नहीं कह दी कि 81 की 81 हम जीत रहे हैं। उनको आंकड़ा याद रहा है कि 80 ही सीटें हैं वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चलते हैं ग्वालियर, जहां हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ग्वालियर विनोद शर्मा हैं, उनके साथ प्रवीण चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। विनोद जी, प्रवीण जी से सवाल करें, आप वो क्या एग्जिट पोल को लेकर क्या कहते हैं? बिल्कुल त्रिपाठी, कुछ तकनीकी समस्या की आवाज आ रही होगी जी, अब आ रही है। प्रवीण जी, जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि 1 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, ग्वालियर चंबल अंचल की ऐसी कौन सी सीट है जिसको आप मानते हैं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है और काफी फंसी हुई सीट है बीजेपी के लिए? भिंड और मुरैना 2 सीटें ऐसी है जहां पर बसपा कहीं ना कहीं समीकरण बना रही है। और बाद की चर्चाओं में कहीं ग्वालियर भी जो है वो एक भाजपा ने जो असम चुनाव की रणनीति अपनाई थी उसमें उम्मीदवार को पीछे रखते हुए और मोदी और केंद्र सरकार को आगे रखा। लेकिन ग्वालियर में चुनाव प्रचार के अंत में कहीं हद तक लड़ाई जो है उम्मीदवारों के बीच में आ गई, उनकी अपनी पर्सनल इमेज पे आ गई। तो जहां तक हम बात करें तो इसमें यहाँ ये 3 सीटें ऐसी लग रही है कि जिसमें हालांकि अंततः हो सकता है ये जब जो बात कर रहे हैं मतदाता जो मतदान के बाद बात कर रहा है उसमें तो वो ये कह रहा है कि अंततः मोदी के नाम में वोट गया है। तो इसलिए पक्ष हो सकता है उन्हीं का रहेगा, लेकिन जहां फंसी हुई सीटें जो मतलब जो उसकी बात करें तो समीकरण बसपा जो बिगाड़ रही है वो भिंड और मुरैना बिगाड़ रही है। ग्वालियर भी कहीं ना कहीं कसमा मानी जाती है सीट, मुकाबला उसमें कड़ा। त्रिपाठी, जिस तरीके से जो 3 सीट है, खास करके अगर हम बात करें कि ग्वालियर चंबल अंचल की, गुना और मुरैना, भिंड और ग्वालियर, जिसमें सबसे ज्यादा जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है ग्वालियर और मुरैना में मानी जा रही है। यहाँ दोनों ही प्रत्याशी काफी कांटे की टक्कर से चल रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक को उतारा था कांग्रेस ने और बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा, दोनों ही जो विधानसभा चुनाव हार गए थे। और इस दौरान कई बार वीडियो सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ आए, और लेकिन जिस तरह से जो देखा जाए दोनों की सीट काफी फंसी हुई है, चाहे मुरैना की बात करें या ग्वालियर की, जिसमें सत्यपाल सिंह और नीटू जो कि सत्य सिकरवार के छोटे भाई हैं, इसके अलावा शिवमंगल सिंह तोमर को खड़ा किया था बीजेपी ने। नरेंद्र सिंह तोमर के तीनों जो प्रत्याशी थे उनके समर्थक थे, चाहे वो संजय राय भिंड से हो या मुरैना से शिवमंगल तोमर हो, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा हो। इन दोनों में तीनों में 2 की स्थिति बेहद कांटे की मानी जाती है, जिसमें शिवमंगल तोमर है और भारत सिंह कुशवाहा है। साथ ही गुना की सीट तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के खाते में जाएगी। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार गुना में जाकर उन्होंने खुद चुनाव प्रचार को संभाला, खुद कमान संभाली,
अभी तक होता ही था कि 2019 में जब चुनाव हुआ उस समय सिंधिया के जो समर्थक थे वो चुनाव प्रचार को संभालते थे, सिंधिया प्रदेश में रहते थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया हार के बाद, इस बार उनका पूरा परिवार और वो खुद जुटे रहे इस इलाके में और उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गुना की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह और रोडमल के बीच में जो टक्कर थी कांटे की, वो सीधे सीधे तौर पर देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति वहां लोगों में रुझान ज्यादा नजर आया। तो अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में मुरैना, ग्वालियर और राजगढ़ जो 3 सीटें हैं, इन तीनों सीटों में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक कहा जा सकता है। हालांकि दोनों सीटें हैं जो मुरैना और ग्वालियर की, ये तो फिलहाल फंसी हुई है। और भिंड में जहां फुलसिंह बरिया को कांग्रेस ने उतारा था और संध्या राय दूसरी बार वहां से प्रत्याशी बनाई गई थी, फुलसिंह बरिया की जिस तरह से जो सामान्य जो सवर्ण लोगों को लेकर उनके बयान रहते थे उससे लोग काफी नाराज थे और यही कारण है कि संध्या राय को उन्होंने कहा कि ये निवल है और इनको लेकर वो मतदान कर सकते हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है कि फुलसिंह बरिया को इस टक्कर में लोगों ने कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई थी जो उनके वीडियो वायरल हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग उनके मतलब अपर कास्ट को लेकर जो उनके बयान देते हैं, ठीक है बयान, हालांकि जातिवाद जो है वो बिल्कुल हावी रहता है यहाँ चंबल संभाग के चुनावी राजनीति में, लेकिन इन सब के अलावा जी 1-2 मौकों को अपन छोड़ते हैं तो एक सामाजिक सद्भाव का वातावरण भी रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का बयान जारी करके सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया है। इससे एक पूरा वर्ग उनके खिलाफ लामबंद था और दूसरी बात यह है कि जब वो जिस वोटर को प्रभावित करने का लुभाने का प्रयास कर रहे थे उसके लिए बसपा ने एक मजबूत प्रत्याशी उतार दिया, वो जला दिया। उनकी भी अपनी अच्छी पकड़ होती है। तो इस कारण यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि यदि जो SC/ST कम्युनिटी, वो तो मुरैना में भी बसपा ने मजबूत प्रत्याशी उतारा है और वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, चूंकि वो कांग्रेस छोड़कर बसपा में गए, तो मुरैना में भी ये स्थिति बन सकती है। नहीं, 2 स्थिति हाँ बनेगी वहां भी, लेकिन दोनों में अंतर रहेगा। मुरैना में जो प्रत्याशी है रमेश गर्ग, उनकी अपर कास्ट में पकड़, वो मतलब कहीं ना कहीं वो बीजेपी को अपर कास्ट का बीजेपी वोट होता है, बिल्कुल नुकसान, तो बीजेपी को नुकसान करेंगे, इसलिए वहां पर सीट फंसी मानी जा रही है। और वही कांग्रेस का नुकसान करेंगे जरा दिए भिंड में। कारण उसका यह है कि वहां पे जो फुलसिंह बरिया का जो मतलब एक तरीके से कहने का पूरा आधार है वो पूरा वो SC/ST वाला वोट ही है जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें सेंध लगाने के लिए बसपा ने प्रत्याशी उतार दिया है। इसलिए दोनों सीटें जो पहले भी ग्वालियर में जैसे जो सामने आए भारत सिंह कुशवाहा के चुनाव के दौरान के वीडियो सामने आए और उसमें उनके समाज के लोगों ने जो कुछ कहा, करणी सेना भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी आह्वान किया था कि भाजपा के प्रत्याशी को वोट ना दे। और एक प्रकरण और सामने निकल कर आया था जो भोला भतौरिया वाला, तो लगता है इससे कहीं ना कहीं भाजपा को लॉस हुआ होगा, प्रवीण को इससे फायदा हुआ। इस बार ये देखने में आया कि प्रवीण ने ज्योतिरादित्य के सिंधिया को लेकर एक शब्द नहीं कहा। कहीं ना कहीं प्रवीण पाठक को ये लगा कि अगर सिंधिया के खिलाफ बोले तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और सिंधिया के जितने समर्थक जो बीजेपी में आए उन्होंने भी प्रवीण को लेकर कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें प्रवीण पाठक की हार का एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि वो सिंधिया को लेकर तंग कर रहे थे और सिंधिया समर्थकों ने कहीं ना कहीं उनका खिलाफत की थी। इस बार वो शांत रहे इस वाले मामले को लेकर। वही जो भारत सिंह जी वाले आप वीडियो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मतलब भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो को मतलब कमजोर करके उनको पराजित करते हैं या उनके लीड का अंतर कम करते हैं, ये तो चुनाव परिणाम मुरैना ग्वालियर में से अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस वहां मान सकते हैं कि उनके लिए आसान होगा थोड़ा? मुरैना और ग्वालियर दोनों को लेकर यह व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि वहां पे तो हालांकि ये बात पक्की है, मतलब ये लग रहा था कि एक तरफ से यदि बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग नहीं उतारेगा। चलिए विनोद जी, चूंकि समय कुछ सीमा है हमारे पास, निश्चित तौर बहुत अच्छा विश्लेषण प्रवीण जी ने भी किया और आपने भी किया, खासकर ग्वालियर चंबल सीटों को लेके। लेकिन अभी तक हम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि मुरैना सीट अकेले फंसी है, लेकिन आपने इसमें कहा कि भिंड और ग्वालियर भी में कसमकस की स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। विनोद जी आपका भी एक बार फिर बाबूलाल जी के पास चलते हैं। विनोद जी आपके पास आ रहे हैं, सुशील जी आपके पास आ रहे हैं। विनोद जी, पहली बार मतलब हमें जो नहीं लग रहा, हमेशा देखिए जब से लोकतंत्र आया, 48 हो, 52 हो, कांग्रेस में की अपने आप लहर थी। उसके बाद जब थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी लंबा समय हो गया कांग्रेस को, तो 71 में गरीबी हटाओ का नारा आ गया, 77 में बदलाव की बात आ गई इमरजेंसी को लेके, 80 में स्थायित्व का नारा आ गया क्योंकि सरकार गिर गई तो इंदिरा जी स्थायित्व के मुद्दे पे लड़ी, 85 में शहादत की बात आ गई, इंदिरा जी की हत्या हुई और उन्होंने शहीद हुई और शहादत की लहर आ गई। 90 के बाद मैंने 89 में बोफोर्स कांड आ गया। हर बार लहर का मुद्दा रहा है।
98 के बाद आपकी बारी अटल बिहारी, उनका मुद्दा आ गया। इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार कौन सा मुद्दा हावी है? कोई मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा हो, धारा 370 मुद्दा हो, या अन्य कोई मुद्दा हो, या मोदी मुद्दा हो? क्या लग रहा है आपका, कोई मुद्दा है? देखिए जो नहीं, विनोद जी, बाबूलाल जी से मैंने सवाल किया। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। सवाल मेरा सुना आपने कि मैं फिर से दोहराऊं? फिर से दोहराइए, नहीं सुना। हमने कहा कि इस बार हमेशा लहर पे चुनाव होते रहे हैं ज्यादातर। अगर शुरू में बात करें, अपना देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस की अपने आप में लहर थी। उसके बाद जब लहर कम होने लगी कांग्रेस की, तो 71 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। 77 में इमरजेंसी के चलते बदलाव की बात आ गई। 80 में सरकार गिर गई तो इंदिरा जी का स्थायित्व का मुद्दा आ गया। 85 में शहादत का मुद्दा आ गया इंदिरा जी का। 89 में बोफोर्स मुद्दा आ गया राजीव जी के अगेंस्ट में, बीपी सिंह ने कहा। तो 98 की बात करें तो अब की बारी अटल बिहारी, ये मुद्दा आ गया। इस बार आपको कोई मुद्दा दिख रहा है क्या? राम मंदिर मुद्दा हो, धारा 370 मुद्दा हो, 19 में राष्ट्रवाद का मुद्दा था, 14 में महंगाई का मुद्दा और मोदी अच्छे दिन आएंगे का मुद्दा था। इस बार कोई मुद्दा दिख रहा है आपको? देखिए, राम मंदिर को मुद्दा बनाने का प्रयास पूरा किया गया और पूरी ताकत लगाई गई, लेकिन वो मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया जी। राष्ट्र स्तरीय मुद्दा नहीं बन पाया। और निश्चित रूप से जो है, जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं जी, वो आप देखिएगा ध्यान से कि कोई भी एग्जिट, जिसने मेरे सामने एग्जिट रखे हुए हैं, उसमें कोई भी एग्जिट पोल जो है ये नहीं कह रहा है जी। 370 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 400 प्लस जो है वो एनडीए को मिल रही है जी। यहाँ यानी रिपब्लिकन टीवी तक ने कहा है कि 359 एनडीए को मिलेगी। जी। तो यहाँ 370 भी नहीं आया और 400 प्लस भी नहीं आया जी। 371 का एक आंकड़ा दिया गया है। एक में 362 से 382 एनडीए के लिए दिया गया है जी। और एक में 370 एनडीए के लिए दिया, मतलब एनडीए के लिए 400 पार किसी ने नहीं बताया है जी। और 370 भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये भी नारा जो है वो किसी ने छुआ नहीं है इस बात जी। को। और जी। ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है, यही बात तो सभी जान रहे हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल में बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये समय बताएगा। और मुद्दे का जहां तक प्रश्न है, मुद्दा इस बार जो है, पहले चरण के पहले जो है एक हवा थी मोदी जी की, वो पहले चरण के बाद कुछ गड़बड़ दिखाई दी। तो मुद्दा देखिए, इतने मुद्दे बदले हैं, इतने मुद्दे बदले हैं, हर चरण में एक नया मुद्दा आया, एक नया शब्द आया, एक नया नाम आया, नया तरीका आया। और आम जनता जिस भाषा में बात करती है, उस भाषा में प्रधानमंत्री को अपनी बात को कहना पड़ा भाषणों में, और उसको जो है जनता के बीच उसी भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया, मुद्दा बनाने का प्रयास किया। कितना वो मुद्दा बन पाया राष्ट्रीय रूप से ये तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम पर पता चलेगा कि क्या वो मुद्दा टच किया लोगों को, या राष्ट्र प्रेम आज भी जागा हुआ है लोगों का, या मोदी जी का चेहरा जो है वो चल रहा है। ये अगर मान लीजिए सरकार तो बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आंकड़े जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से सरकार बनेगी। आंकड़ों के आधार पर जो है वो निर्णय लिया लेंगे। तो आंकड़े क्या आते हैं वो एग्जैक्ट पोल में पता लगेगा 4 तारीख को। उसके पहले बहुत कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मुद्दे राम मंदिर को बनाने का जो प्रयास था वो मुझे लगता है कहीं न कहीं पूरी तरह से फिट नहीं हो पाया, वो कमजोर रहा। जी जी। विनोद जी, आपसे भी यही सवाल है, आपसे भी यही उत्तर जानना चाहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं बच जाइएगा। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में। ब्रेक के जाने के पहले हमारे साथ हमारे संपादक स्वराज एक्सप्रेस सुशील शर्मा जी जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ विनोद शर्मा जी जुड़े थे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोती जी हैं, लखनऊ से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोती जी, हम आपके पास जल्द ही आएंगे, लेकिन विनोद जी, हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे मैंने सवाल किया था, वही सवाल जो बाबूलाल शर्मा जी से किया था कि कोई मुद्दा आपको दिख रहा है मोदी मुद्दा के अलावा? देखिए त्रिपाठी, जो इस 75 दिन की जो कवायद रही पूरी, इसमें आरोप प्रत्यारोप के बहुत सारे दौर हुए और कोई स्थिर मुद्दा नहीं आया। आखिर में बीजेपी को अपने परंपरागत मुद्दे हिंदू मुस्लिम पे आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है।
और ये मैं समझता हूं कि ये बड़ी राजनीतिक विफलता है किसी दल की कि जिसका 10 साल तक निष्कंटक राज चला हो और जिसने 370 धारा 370 जैसे विषय पे, जिसने राम मंदिर जैसे विषय पे, जिसने वाराणसी के कॉरिडोर पर फतेह पाई हो, जो एनआरसी और सीएए के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हो, जो कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा हो, उसको अंत में अपने उसी पुराने मुद्दे पे आना पड़े, ये बहुत चिंतनीय बात है। एक चीज और यहां पे जो आई है कि संविधान को लेकर कांग्रेस ने विषय उठाया जी, फिर बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने विषय उठाया, फिर महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विषय उठाया। इस पर सीधा कोई जवाब बीजेपी की तरफ से आया नहीं। बात जो है मंगलसूत्र और मुजरे तक चली गई। ये मुझे ठीक नहीं लगता। किसी राजनीतिक दल को इस तरह का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र का विषय महिलाओं की परंपरा और आस्था का, सुहाग का विषय है जी। और मुजरा जो है हमारे यहां अच्छा शब्द नहीं माना जाता समाज में जी। इन शब्दों का प्रयोग मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन शक्ति का उपयोग जो हुआ जिस तरह से कि एक शक्ति का, जब केरला में एक बात राहुल जी ने बोली थी, वो भी मुझे ठीक नहीं लगी। तो इस तरह की चीजों का, क्योंकि मैं एक बात और समझ पा रहा हूं कि भाषा का सीमित ज्ञान होना भी राहुल गांधी के लिए नुकसान दे रहा है। उसमें हिंदी में विश्लेषण की क्षमता उनकी उतनी नहीं है जितनी परिपक्वता मोदी या अमित शाह में है। उनके पास शब्दों का भंडार है, उनके पास एनालिसिस के लिए, उनके पास उनको फीडबैक देने के लिए, संदर्भ देने के लिए बहुत सारे लोगों की बड़ी टीम है। मुजरा और ये सब तो बताया, लेकिन एक बीजेपी का भी तो एक मुद्दा है। किसी के स्वास्थ्य को लेके कांपता हाथ का मुद्दा आपने उड़ीसा में उठा दिया। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हाथ कब गए होंगे, बिल्कुल ये मुद्दा, ये अच्छा मानते हैं क्या? देखिए, वो मैं धीरे धीरे सारी बातों पे मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो वहां का मुद्दा हो या पंजाब के मुख्यमंत्री का मुद्दा हो या दिल्ली में केजरीवाल का मुद्दा हो। सब अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें आई हैं इस चुनाव में, और जो मैं समझ पा रहा हूं, दो विषय बड़े गंभीर होते रहे हैं जो जिसके कारण मोदी की लोकप्रियता में हल्की सी कमी आई है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि 10 साल से जिसका शासन है उसके प्रति इनकम्बेंसी आना, और वो भी खासतौर से युवा वर्ग में वो इनकम्बेंसी थोड़ी सी मुझे देखने को मिल रही है, और वो इनकम्बेंसी रोजगार के टर्म्स में देखने को मिल रही है। उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एमएसएमई सेक्टर हमारा बैठ रहा है, पूंजीवाद जो है, बड़ी इंडस्ट्री तो हो रही है, बड़े लोगों का मुनाफा बढ़ रहा है। ये तो वर्तमान सरकार पे जाएगा ना इसका अटेंशन। बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। तो उसके कारण मोदी की लोकप्रियता में हल्की सी कमी आई है, और युवा वर्ग जो है हमारा, जो पढ़ा लिखा है, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि वो, उसको एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, और दूसरा वो अपना रोजगार अगर स्थापित करता है तो बाजार कहां है, वो बाजार उपलब्ध नहीं कर पाए। हम ये आंकड़े देख लें कि साहब हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है, लेकिन हम जीडीपी में ये तो देखें कि हमारे बड़े उद्योगपतियों की पूंजी कितनी बड़ी है और मध्यम वर्गीय या एमएसएमई वाला जो उद्योगपति है उसकी पूंजी कितनी बड़ी है। अगर आप अभी देखेंगे तो एमएसएमई की लाखों यूनिटें बंद हो रही हैं, वो डेफिसिट उनका बढ़ रहा है। बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका उनकी कमाई बढ़ रही है, सरकार की कमाई बढ़ रही है। कुल मिला के आपका भी मानना है कि मुद्दा इस बार कोई ऐसा नहीं रहने वाला मुद्दा है। बिल्कुल, बड़े मुद्दे भाई देखो, आपको हर एक दौर के बाद जितने दौर हुए चुनाव के, उस हर मतदान के पहले एक नए मुद्दे के साथ पार्टियां खड़ी हुई हैं आगे आके। ये बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होना चाहिए जिसपे कोई मुद्दा नहीं हो। चलिए, हम आपके पास फिर से आते हैं। सोती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक हमारे साथ हमारे जो एडिटर हैं सुशील शर्मा जी, ये सुशील शर्मा नहीं है, सुशील रिसर्चर हैं। ये रिसर्च इस हद तक करते हैं कि तालाब से सुई की भी निकालने की रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च कह रहा है सुशील जी आपका? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव, अगर आप देखें, शुरुआत में जो लग रहा था कि राम मंदिर और ये सारे मुद्दे जो बीजेपी सरकार के काम थे विकास वाले, उस पर चलेगा। लेकिन जो कांग्रेस ने जो दो मुद्दे उठाए, और वो मुद्दे ऐसे थे जो फ्लोटिंग वोटर्स को जो है स्विच कर सकते थे। बीजेपी ने क्या किया, अगर देखा जाए तो SC ST जो वोटर्स है उनको अपनी तरफ पिछले 2 चुनाव में कर लिया है, और यूपी में बहुत बड़े स्तर पे किया, जिसका बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को, पिछड़ा वर्ग भी बहुत साथ आ गया था। लेकिन संविधान खत्म करने का और दूसरा जातिगत गणना, ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था, और ये मुद्दे चुनाव आयोग की हिदायत के बाद के
चरणों में भी उठाए जाते रहे। तो ये चुनाव आयोग ने जो इन दोनों पे ही दोनों ही स्टार प्रचारक, चाहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हो चाहे कांग्रेस के, उनको जो हिदायत दी थी कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये होता रहा। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर था, बीजेपी की चिंता की बात ये थी कि ये फ्लोटिंग वोटर्स, यदि चूंकि ये फ्लोटिंग वोटर वही वर्ग है जो वर्ग संविधान जातिगत गणना पर आश्रित भी है और उस पर जो है अपना फायदा देखता है, तो उस फ्लोटिंग वोटर्स को बचाने के लिए बीजेपी को उन्हीं परंपरागत मुद्दों की तरफ आना पड़ा जिन मुद्दों से बीजेपी इस चुनाव में बचना चाह रही थी अंत में। और ये फिर शब्दों की राजनीति में ये बात चली गई। हम ऐसा नहीं कि शब्दों की राजनीति ये पहली बार हो रही, इसके पहले के चुनाव में भी, चाहे मौत का सौदागर हो, चाहे नीच राजनीति हो, इसके पहले भी चाय वाला हो, मैं हूं चौकीदार, बहुत सारे शब्दों की राजनीति। पर ये शब्दों की राजनीति क्या वोट दिला पाती, ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन वोट दिला भले ना पाए, लेकिन यदि आपका वोट जा रहा है तो उस जाते हुए वोट को रोकने में ये जरूर कामयाब हो सकता है। इसलिए उन्होंने जो है, मोदी ने हर बार एक नए शब्द को इजाद किया, बोला, वो भले वो निचले स्तर का हो या उचले, वो अलग बात है, लेकिन उसके माध्यम से चर्चा को वहां पर जाकर लेके पहुंच गए। और ये जाति और ये जो संविधान वाली बात है, इससे जो फ्लोटिंग वोटर जो उनका जो पिछले 10 साल में उन्होंने गेन किया है, ये फ्लोटिंग वोटर कम से कम स्विच हो, इसकी कोशिश जो है इस पूरे कवायद में दिखाई देती है। सोती जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। और एग्जिट पोल के अनुसार आपके पास एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश का भी आ ही गया होगा, क्या कहते हैं? और एक विशेष बात, चूंकि किसान आंदोलन का मुद्दा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो पंजाब में भारी नुकसान बता रहे, भारी क्या हो सकता है, 2 तो सीट थी ही 13 में से, लेकिन हरियाणा में 10 में से 10 सीट पिछली बार 2019 में बीजेपी को मिली थी। इस बार आधे आध की स्थिति है। क्या ये पंजाब किसान आंदोलन का परिणाम है? देखिए, किसान आंदोलन तो था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन जो आरएलडी जो वहां की किसानों को रिप्रेजेंट करती है या जाट को रिप्रेजेंट करती है, उसमें जो है उसको अंत में आपने देखा कि जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को आपने वो भारत रत्न दिया और छोटे चौधरी को अपने तरफ मिला लिया, तो वो सबसे महत्वपूर्ण था, उसको नल एंड वाइट कर ले गए ये वेस्टर्न यूपी में बीजेपी। फिर इस तरीके से हमको लगता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत का वहां पे जिस तरीके से उनको नल एंड वाइट किया गया, आपने देखा कि बाद में जो है पॉलिटिकलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से उनकी वो अहमियत नहीं रही जो किसी समय किसान आंदोलन में थी। तो वो मुद्दे जो थे धीरे धीरे डाइल्यूट होते गए उत्तर प्रदेश में। गन्ना एक विषय था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने उनको मूल्य दिलाने की कोशिश की और अधिकतम जो है उनका भुगतान हो चुका था और उसका जो एमआरपी है जो उसको बढ़ा दिया गया था, एमएसपी को भी उन्होंने बढ़ा दिया था। तो कुल मिला के किसी ना किसी तरह से वेस्टर्न यूपी में उत्तर प्रदेश में किसानों के जो मुद्दे थे उनको जो है बीजेपी ने काफी हद तक सॉल्व कर लिया था, जिसका उसको फायदा मिलेगा। जी, उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं आप इस बार? देखिए 14 में जितनी सीटें मिली उससे घट के आ गई थी, 62 में आ गई। इस बार क्या लग रहा है आपको अनुमान? देखिए, इस पिछली बार देखना पड़ेगा कि सपा और बसपा दो मुख्य विपक्षी दल है, दोनों एक साथ मिलकर लड़े थे, जिसमें आपने देखा था जहां 2014 में 0 मिली थी बसपा को, वहीं बढ़ के 10 हो गई थी। और सपा को जो है हमेशा 2014 में भी 5 मिली थी, 2019 में भी 5 मिली थी, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो जिसका फायदा बीजेपी को साफ बनता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ जगह के स्थानीय मुद्दे और कुछ कैंडिडेट की परफॉर्मेंस भी होती है, लेकिन लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा होता है कि उसमें ये मुद्दे कुछ हद तक डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए बसपा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन जो भी वो काम करेगी वो बीजेपी के पक्ष में जाता होगा। सपा के साथ अगर आप देखें तो 2 उनके परिवार की थी, माननीय मुलायम सिंह की और अखिलेश जी की सीट थी, और 3 मुस्लिम सीटें थी उनके पास, आजम खान साहब की थी, टीएन हसन मुरादाबाद से थे और संभल से जो थे वक्त साहब थे। तो इस बार बसपा सपा ने मुस्लिम वोटर्स पे जितना काम करना था वो नहीं करा। आजम साहब जेल में है, वहां पे भी एक पैरासूट कैंडिडेट था। उसके बाद आपने देखा कि मुरादाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्होंने जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, और उसके बाद वक्त साहब की मृत्यु हो गई थी और उसमें भी उन्होंने कैंडिडेट बदलना पड़ा। ये जो 3 सीटें उनके पास थी, इसमें भी थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि डिम्पल यादव जी है, एक बड़ी नेता है, यादव परिवार से आती है,
तो मैनपुरी से उम्मीद है कि उनकी सीट निकल जाएगी। तो आप जो बड़ी सीटें हैं जैसे कि आप कह सकते हैं रायबरेली से राहुल गांधी जी वो जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता है बड़ा नेता कभी नहीं आता है। इसी तरह कन्नौज से जो है आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि अखिलेश जी जीत जाएंगे, और मैनपुरी पे आप देखिएगा डिम्पल यादव जी भी जीत जाएंगे। तो 3 ये तो इनकी पक्की है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि आजम गाजीपुर से जो अफजल अंसारी है, मुख्तार अंसारी जो इस माह के बहुत बड़े माफिया बाहुबली होती थी, उनकी जेल में मृत्यु हुई है, उनकी सिंपैथी पे वो मुस्लिम वोटर्स का ज्यादा होना तथा इस बार वो पिछली बार वो बसपा से थे और जीते थे, इस बार वो सपा से हैं, गठबंधन के उम्मीदवार है, वो भी निकल जाएंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 5, 6, 7 सीटें जो हैं जो सपा गठबंधन की वो निकल जाएंगी, और बसपा को इस बार जो है काफी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसके पास केवल अपना वोट है। जब तक उस वोट में कहीं से पंडित ठाकुर या एडिशनल इनपुट नहीं आती तो वो जीत नहीं जाती। तो इस बार वो हराने का काम करेगी, जीतने का उनको मुश्किल नहीं है। तो इनके लिए तो साथ में आपने देखा था जिस तरीके से सपा पीडीए लेके चल रही थी, ओम प्रकाश राजभर भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, और पटेल वर्ग भी उनके पास था। और आपने देखा था जिस तरीके से बीजेपी या अमित शाह जिनको चाणक्य बोला जाता है, उन्होंने पूर्वांचल की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे संजय निषाद साहब, डॉक्टर संजय निषाद साहब की निषाद वहां काफी बहुमत में है पूर्वांचल में, तो उन सबको ओम प्रकाश राजभर जो विधानसभा चुनाव में सपा के साथ थे वो वापस आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर बने। उनका लड़का घोटी से लड़ रहा था, तो घोटी की सीट पिछली बार बीजेपी हार गई थी, तो उनका इस बार राजभर साहब का लड़का लड़ रहा है, तो उम्मीद है कि वो निकाल ले जाएंगे। तो कुल मिला के जो जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन को नल एंड फाइट करने के लिए आरएलडी को करा और भारत रत्न दिया गया चौधरी साहब को, इसी तरह पूर्वांचल की जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं उनको फिर से इकट्ठा किया गया, उनको सीटें भी दी गई। पहले तो केवल अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें दी जाती थी, अब की बार जो है बढ़ के 5 हो गई, 2 जो है राजभर साहब को दी गई, 1 पार्टी को भी दी गई, तो 5 इन्होंने दी है, 75 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस 2019 वाली और तो नहीं के आसपास ही रहनी चाहिए, और 2014 से 2014 वाली जो परफॉर्मेंस है 2019 है उनके बीच में रहेगी, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, सीटें बढ़ के मिलनी चाहिए इनको 2019 के मुकाबले। मोदी जी अमेठी में क्या हो रहा है? अमेठी में क्या हो रहा है? अमेठी में तो स्मृति ईरानी बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो शर्मा जी वहां से खड़े हुए थे वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो केवल मैनेजर हुआ करते थे आपके राजीव गांधी जी के। उसके बाद जो है राहुल गांधी जी का काम वहां देखा करते थे। पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी वहां पे काफी काम कर रही है, रैली उन्होंने मना दिया है, महिला है, महिलाओं का वोट भी आप देख रहे हैं बीजेपी को काफी मिलता है। तो इसका हमें उम्मीद है कि बड़े आराम से पिछली बार की तरह स्मृति ईरानी इस बार और आसानी से जो है अमेठी की सीट निकाल ले जाएगी। जी सुशील जी, ये जो कम वोट प्रतिशत हुआ है यहाँ आकर के, जिस तरह से अमित जी, देखिए चाणक्य, अभी हमारे सूत्री जी ने कहा कि चाणक्य कहे जाते हैं, और अमित जी का ये स्टेटमेंट देना कि जिन मंत्रियों के यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होगा उनका मंत्री पद जाएगा, ये क्या इशारा करता है? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। जब जिस तरीके की उम्मीद थी कि पहले चरण में ही बम्पर वोटिंग होगी, बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल रखे थे, राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा था, लेकिन मतदाता का नहीं निकलना वास्तव में बहुत संदेह व्यक्त करता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने बूथ लेवल पे प्लानिंग की थी, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, और मध्य प्रदेश में अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम बाहर के नेता यहां पर प्रचार कर रहे थे और एक एक बूथ की मॉनिटरिंग की जा रही थी, उसके बावजूद वोटर नहीं निकला। तो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का फेल्यूर है। और अमित शाह पहले चरण के बाद से जब अचानक आए थे दूसरे चरण के उसके में, तब ये लगने लगा था कि कुछ ना कुछ जो है बीजेपी, और उन राज्यों में तो बीजेपी कतई रिस्क नहीं लेगी जो बीजेपी के परंपरागत राज्य है, तो वहां अगर ऐसा होता होगा तो स्वाभाविक है इसकी जिम्मेदारी तय होगी। ये केवल मंत्रियों के परफॉर्मेंस नहीं है, विधायकों की अगली टिकट का भी जो है इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। क्योंकि देखिए बहुत सीधी सी बात है, विधानसभा में हमारे यहां पर 70, 80, 85% तक वोट हो रहा है, और ये जब बीजेपी का बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है और सारी पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी और उसमें आपका परसेंटेज बिलो 50 चला गया कई जगह,
कोई जगह 60-50 के बीच हो गया है। जो अच्छा अपने 2019 के ही वोट परसेंट को आप नहीं कवर कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं जो है चिंता की बात थी। और ये अमित शाह जो कह के गए, मुझे लगता है कि कुछ मंत्रियों की इसमें छुट्टी होगी। अब वो डिपेंड इस पे भी करेगा कि इतने कम परसेंट के बावजूद भी क्या सीटों में भी उस पर अंतर पड़ता है। यदि सीटों पर अंतर पड़ा तो वो कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। जी विनोद जी, जिस तरह से आपको ध्यान हो 2013-14 के चुनाव में भागीरथ जी का एक तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनको हाईजैक कर लिया था, इंदौर में यही हुआ। इंदौर का असर प्लस में जाएगा बीजेपी के या माइनस में जाएगा, और पूरे प्रदेश में क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, बहुत ज्यादा असर इंदौर के प्रत्याशी के विड्रॉ होने का नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि जो इंदौर लोकल का जो कांग्रेसी है उसने जरूर नोटा में वोट डाला होगा। ऐसा अनुमान है कि 7-8%, 10% भी हो सकता है वो, लेकिन 7-8% तक वोट नोटा में डलेगा इस बार इंदौर में। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है इंदौर का। ये इस तरह का विश्लेषण हमारे सामने आ रहा है। लोगों ने इस तरह की नाराजगी व्यक्त की है अपने पार्टी के प्रत्याशी के धोखा देने से। आम जो मतलब कमिटेड वोटर की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कमिटेड वोटर कांग्रेस का और कमिटेड वोटर बीजेपी का, ये दोनों मतदान में शामिल हुए हैं। जैसे कि सुशील जी भी कह रहे थे कि जो फ्लोटिंग वोटर है उसको उससे कम नुकसान हो बीजेपी को, उसकी कोशिश की गई है। और जो अमित शाह ने जो स्टेप लिया और जो धमकी दी उसका भी लेकिन बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन स्लाइडली बढ़ा। जितना बढ़ना चाहिए था परसेंटेज, उतना वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ा, क्योंकि जो हर पोल पे हर मतदान केंद्र पे 370 वोट ज्यादा डालने की जो कवायद थी वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, जिनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं था, वहां भी आंकड़ा इतना कम रहा पोलिंग का, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। जबकि वहां तो ये होना चाहिए था कि देश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली सीट बीजेपी उसको बना सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहां वोट उतना गिरा ही नहीं है तो वो शायद रिकॉर्ड नहीं बन पाए। हालांकि वो बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे ये भी तय है, लेकिन जो रिकॉर्ड बनना चाहिए था वो रिकॉर्ड वैसा नहीं बन पा रहा है। तो जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो कम होना उदासीनता तो है ही है। इसके अलावा ये लोगों में घर कर गई थी बात कि यार मोदी को जीतनी है, कांग्रेस को सत्ता में आना नहीं है, हम अपना वोट क्यों खराब करें। अच्छा, गर्मी और शादी और ये सब तो चलते ही रहते हैं, ये इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वोटर को प्रभावित नहीं कर पाए राजनीतिक दल, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये जागरूक लोकतंत्र में होना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। सोतू जी, ये जो इसके पहले मैंने सवाल किया था और भी हमारे जो मेहमान थे, हमारे राजनीतिक विश्लेषक थे, तो कुछ ने तो ये भी कहा कि अल्पसंख्यक मतदाता भी कम वोट डालने गए। क्या लगा उत्तर प्रदेश में? दूसरा जो एक फेविकॉल का जोड़ इस समय बना हुआ है काफी लंबे समय से, M/Y फैक्टर, वो क्या इस बार भी फेविकॉल का जोड़ था? देखिए, जैसा कि आपके विशेषज्ञों ने भी बताया है कि जो ओबीसी वर्ग है उसमें भी बीजेपी सेम मानने में सफल हुई है। काफी हद तक शहरी क्षेत्र के अंदर आपने देखा कि ओबीसी जो है वो खिटक के जो है बीजेपी के साथ आया है। ओबीसी में खासकर यादव की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी, तो यादव में भी आपको देखने को मिलेगा, छितराव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो जिस तरीके का सपा ने जो है राम मंदिर के विषय में जिस तरीके का बिहेवियर दिखाया, वो बहुत जो इस लेवल पे होते हैं जिनको सरकार से कोई मतलब नहीं होता है, कैसे करीब 20% संपन्न लोग होते हैं, वो उनके ऊपर हमने देखा उसका असर पड़ा हुआ है। और माननीय मुलायम सिंह का ना रहना भी एक आप फैक्टर कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जो है वरिष्ठों का बड़ा जुड़ाव था, और वो चीज जो है अब देखने को नहीं मिलती है। युवाओं का एक अपना अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक अल्पसंख्यक का है तो ज्यादातर जो अल्पसंख्यक है वो सपा के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। और अधिकतर में आप देखते हैं कुछ भी अगर होगा तो मुश्किल से 5 से 6% ही होगा जो बीजेपी में पसमंदा समाज कहते हैं, जिसको आप ओबीसी के वर्ग में लाते हैं, उसको जो है जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम नेता तैयार किए गए हैं, जैसे आपके एक अंसारी साहब हैं अल्पसंख्यक के नेता, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आप कह सकते हैं कि हाँ, जितना भी यादव वोट और मुस्लिम वोट है, मेजर जो मुस्लिम वोट है वो सपा के साथ गठबंधन के साथ है।
कांग्रेस का बहुत ज्यादा अस्तित्व वहां पे बचा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 80 में से कुल 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, और उसमें भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति हो सकती है। इसका मतलब है कि वहां पे उनका संगठन और वहां पे उनके उम्मीदवार जो है बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का नहीं, जो भी लोन था वह गठबंधन में सपा का था, और सपा के साथ मुस्लिम वोट अभी भी इंटैक्ट है, और वो उसमें जो है उम्मीद है कि पूरा सपा का साथ दिया होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि कांग्रेस का कैडर तो उसी दिन कांग्रेस ने समाप्त कर लिया था जब मायावती से गठबंधन करके मात्र उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में राजी हो गई थी, तो उसी दिन कैडर समाप्त होने लगा था। खैर, हमारे खास कार्यक्रम में आप जुड़े। आलोक सोती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में मैंने देखा आज जो एजेंसियां हैं वो सारी की सारी एजेंसी एक तरह से पूर्वानुमान के अनुसार फिर से एनडीए गठबंधन की या बीजेपी की सरकार बना रही है। जो हमारी चर्चा हुई उनमें ये निकल करके सामने आ रहा है कि आज भी अल्पसंख्यक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, और मोदी का कहीं न कहीं क्रेज अभी भी बरकरार है। इसीलिए इस बार लहर ना होने के बाद भी यहां तक कह सकते हैं कि मोदी लहर कुछ न कुछ हावी रही है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।